हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विद वंदना में आपको स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ये स्वास्थ्य विज्ञान प्राथमिक चिकित्सा मेरे परिचर्या जो ये हमारी बुक है, इस बुक से जो भी हम चैप्टर वाइज करवा रहे हैं, तो ये आज हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास हमारी हो गई, दूसरी क्लास आज हमारी है। तो देखते हैं इसमें ये हम पूरा सिलेबस इसका देख लिए हैं पहली वीडियो में जो हमारी पहली क्लास थी, और दूसरी क्लास में ये हमारा पहली क्लास में ये भी देख लिए हैं शारीरिक स्वास्थ्य एवं सकारात्मक स्वास्थ्य, ये सारा स्वास्थ्य की परिभाषा भी देख लिए हैं। स्वास्थ्य की परिभाषा ये सारा हो गया था पहली क्लास में। अब हम बात करेंगे दूसरी क्लास में जो हमारा चलेगा। ये देखो स्वास्थ्य की परिभाषा यहाँ तक हम देख लिए हैं पहली क्लास में। ये हमारी स्वास्थ्य की परिभाषा यहाँ से यहाँ तक हो गया था, और यहाँ भी दिया है ये स्वास्थ्य की परिभाषा यहाँ दिया है। उसके अच्छे स्वास्थ्य का महत्व, अच्छे स्वास्थ्य के महत्व में ये हाल और स्वामी विवेकानंद, उसके बाद अरब की प्रसिद्ध कहावत के अनुसार, संस्कृत की प्रसिद्ध कहावत के अनुसार ये कुछ जो है यहाँ पे और भी दिया गया है। ये किसके लिए, किसके उसमें है, अच्छे स्वास्थ्य का महत्व। ये अच्छे स्वास्थ्य का जो महत्व है इससे संबंधित या इसके अंतर्गत ये सारे हाल के अनुसार और अरब की प्रसिद्ध कहावत के अनुसार, संस्कृत की प्रसिद्ध कहावत के अनुसार ये दिया गया है। क्या कहते हैं इसको, कोटेशन है ये। तो इनके अनुसार ये इसको भी आप देख लीजिएगा क्योंकि ये इससे संबंधित ये भी है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार तो ये था हमारा परिभाषा हम समाप्त कर चुके हैं इसकी। और अब आज की वीडियो में देखेंगे स्वास्थ्य की संकल्पना। स्वास्थ्य की संकल्पना देखेंगे, उसके आगे ऐसे बस हम इस बुक को रन करा रहे हैं, फटाफट रन करा रहे हैं। आप इसको पढ़ते जाइए, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आए भी हैं और आने वाले समय में आ भी सकते हैं। तो इसलिए जो है मांग थी लोगों की, तो हम कहे कि ठीक है हम करवा देंगे फिर, और आप लोग पढ़ते रहिए, हम पढ़ाते रहेंगे और पढ़ते रहिए आप लोग। चलो देखते हैं स्वास्थ्य की संकल्पना। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, यहाँ पे जो बातें हुई है, स्वास्थ्य अधिकांश सभ्यताओं में एक समान संकल्पना है। वस्तुतः समस्त समुदायों की अपनी सभ्यता के अनुरूप स्वास्थ्य की अवधारणा होती है। अभी तक दी गई परिभाषाओं में से संभवतः सबसे प्राचीन परिभाषा स्वास्थ्य रोगों की अनुपस्थिति है, यानी जहाँ रोग है वहाँ स्वास्थ्य नहीं है, जहाँ रोग है वहाँ स्वास्थ्य नहीं है। कुछ सभ्यताओं में स्वास्थ्य एवं सामंजस्य को समान कहा गया है। समन्वयता का आशय स्वयं, समुदाय, ईश्वर और ब्रह्मांड में शांति स्थापित होना है। प्राचीन भारतीयों एवं ग्रीक निवासियों ने भी इस धारणा को उचित बताया और रोगों को शारीरिक साम्यावस्था में अवरोध बताया, जिन्होंने मनोदशा कहा। आधुनिक चिकित्सा रोग के अध्ययन पर अधिक बल देती है। आधुनिक चिकित्सा रोग के अध्ययन पर अधिक बल देती है और स्वास्थ्य के अध्ययन पर उतना ध्यान नहीं दे पाती। परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य के विषय में हमारी अज्ञानता और अधिक बढ़ती जाती है। परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य के विषय में हमारी अज्ञानता और अधिक बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व अभी तक स्पष्ट नहीं हुए हैं। स्वास्थ्य की आधुनिक परिभाषाएं भ्रांतिजनक हैं और स्वास्थ्य को मापने हेतु कोई निश्चित पैमाना नहीं है। इसलिए महामारी विज्ञान के अध्ययन का एक बड़ा क्षेत्र है। आज भी दिखावटी प्रेम के बावजूद स्वास्थ्य का एक उपेक्षित अस्तित्व है। व्यक्तिगत स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्थान है, यह नहीं कहा जा सकता कि स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्थान है। इसे आज अन्य आवश्यकताओं से कम महत्वपूर्ण समझा जाता है, जैसे संपत्ति, सम्मान, शक्ति, ज्ञान एवं सुरक्षा। अधिकतर स्वास्थ्य को ईश्वर की देन माना जाता है। संपत्ति, सम्मान, शक्ति, ज्ञान एवं सुरक्षा
ये कहने का मतलब लोग कहते हैं कि ये ईश्वर की देन है। जिसको ईश्वर देता है उसके पास संपत्ति होती, जिसको ईश्वर देता है वही सम्मान पाता जी। शक्ति ईश्वर की देन है, ज्ञान ईश्वर का देन है। सुरक्षा अगर कोई ईश्वर सुरक्षित रख रहा है तो व्यक्ति सुरक्षित है। अधिकतर स्वास्थ्य को ईश्वर की देन माना जाता है। ये सारा स्वास्थ्य को भी ईश्वर की देन, किसी का स्वास्थ्य अच्छा है तो भाई ईश्वर उसको दे रहा है इसीलिए वो अच्छा है, ये माना जा रहा है। और इसका महत्व तब तक पूर्ण रूप से नहीं समझा जाता है जब तक कि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य गंवा न दे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वास्थ्य के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई, जबकि लीग ऑफ नेशनल की संविदा प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात तैयार की गई थी। जबकि लीग ऑफ नेशंस की संविदा प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात तैयार की गई थी। केवल अंतिम क्षण पर विश्व के स्वास्थ्य की चर्चा हुई। स्वास्थ्य के विषय को पुनः द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुई यूनाइटेड नेशन के चार्टर प्रपत्र में भी स्थान नहीं दिया गया है। 1954 में सेंट फ्रांसिस्को में हुई यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य के विषय को अस्थायी रूप से लिया गया है। अतः पिछले कुछ दशकों के दौरान यह भावना जागृत हुई कि स्वास्थ्य मानव का मूलभूत अधिकार है और विश्वव्यापी सामाजिक उद्देश्य भी है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं की संतुष्टि हेतु जीवन का उन्नत स्वरूप का होना आवश्यक है और इसे लोगों द्वारा प्राप्त करना 1977 में तीसवें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में यह निर्णय लिया गया कि आने वाले स्वास्थ्य सम्मेलन हेल्थ असेंबली दशकों में सरकारों द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्य सामाजिक लक्ष्य सन 2000 तक विश्व के समस्त नागरिकों द्वारा स्वास्थ्य के उस स्तर को प्राप्त कराना है जो कि उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत जीवन दे सके होना चाहिए। संक्षेप में सबके लिए स्वास्थ्य 1979 संयुक्त राष्ट्रों द्वारा सामाजिक तथा आर्थिक विकास का स्वास्थ्य को एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया गया। अनंतः स्वास्थ्य सामाजिक आर्थिक विकास तथा एक नए सामाजिक व्यवस्था हेतु मुख्य साधन माना गया है। स्वास्थ्य जो है ये सामाजिक आर्थिक विकास तथा एक अन्य सामाजिक व्यवस्था हेतु मुख्य साधन माना गया है। स्वास्थ्य ही सब कुछ है। यहाँ पे अगर एक शब्दों में कह दें स्वास्थ्य ही सब कुछ है। स्वास्थ्य की बदलती अवधारणाएं, अब यहाँ पे स्वास्थ्य की बदलती अवधारणाओं के बारे में दिया गया है। स्वास्थ्य की रक्षा का मुख्य आधार स्वास्थ्य के विषय में कुछ जानना है। स्वास्थ्य की रक्षा का मुख्य आधार स्वास्थ्य के विषय में कुछ जानना है। स्वास्थ्य का ज्ञान एक समुदाय के विभिन्न व्यावसायिक समूहों के समस्त सदस्यों में एक समान नहीं पाया जाता। जैसे कि उदाहरण हेतु जैव चिकित्सा, वैज्ञानिक समाज विज्ञान विशेषज्ञ, स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधक, पारिस्थितिकी शास्त्री आदि स्वास्थ्य की धारणा के विषय में विभिन्न मत प्रस्तुत करते हैं। अनवरत परिवर्तनशील संसार में नई नई धारणाएं नवीन विचारों के आधार पर बनती रहती हैं। शताब्दियों से स्वास्थ्य व्यक्तिगत आधार पर भी महत्वपूर्ण रहा है। शताब्दियों से स्वास्थ्य व्यक्तिगत आधार पर भी महत्वपूर्ण रहा है एवं विश्वव्यापी सामाजिक उद्देश्य भी बना है। संक्षेप में स्वास्थ्य की परिवर्तित अवधारणाओं का विवरण निम्नलिखित प्रकार है। अगर स्वास्थ्य के विवरण की हम बात करें, जो स्वास्थ्य परिवर्तित अवधारणाओं का विवरण निम्नलिखित प्रकार है। किसका? स्वास्थ्य, संक्षेप में स्वास्थ्य की परिवर्तित अवधारणाओं का।
पहला क्या है, जो निम्नलिखित में पहला जो है पारिस्थितिक अवधारणा, स्वास्थ्य की पारिस्थितिक अवधारणा है ये। और उसके बाद दूसरा मनोसामाजिक अवधारणा यहाँ पे दिया गया है, ये है मनोसामाजिक अवधारणा। तीसरा पॉइंट पूर्णतावादी अवधारणा। चौथे पॉइंट जैव चिकित्सा अवधारणा। ये इतने हैं, इतनी अवधारणाएं हैं। तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, देख लीजिए आप पारिस्थितिकी अवधारणा जो है ये क्या है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बात करें यहाँ। जैव चिकित्सा अवधारणा में हुई कमियों के कारण दूरी अवधारणाओं का जन्म हुआ। पारिस्थितिकी वैज्ञानिकों की आकर्षक अवधारणा प्रस्तुत की जिसके अनुसार स्वास्थ्य को मानव एवं उसके पर्यावरण के बीच एक गतिशील साम्यावस्था के रूप में प्रस्तुत किया गया और मनुष्य एवं उसके पर्यावरण के मध्य में कुसंयोजन ही से रोगों की उत्पत्ति होती है। ये ड्यूबोज एक मनोवैज्ञानिक हैं। ड्यूबोज ने स्वास्थ्य की परिभाषा इस प्रकार दी है: स्वास्थ्य मानव शरीर में दर्द और कष्ट से दूर रखना और शरीर की प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से रखने के लिए पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाए रखना है। स्वास्थ्य जो है, इनका कहना जो है, ड्यूबोज का जो ये स्वास्थ्य की परिभाषा दिए हैं, इनका कहना है कि स्वास्थ्य मानव शरीर में दर्द और कष्ट से दूर रखना और शरीर की प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से रखने के लिए पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाए रखना है, इनका कहना है। मानव की पारिस्थितिकी तथा सांस्कृतिक अनुकूलताएं रोगों की उत्पत्ति को ही निश्चित नहीं करती, बल्कि जनसंख्या के आधिक्य एवं भोजन की उपलब्धता को भी बताती है। पारिस्थितिकी अवधारणा से दो विचार उत्पन्न होते हैं: अपूर्ण व्यक्ति और अपूर्ण पर्यावरण। ये पारिस्थितिकी अवधारणा से दो विचार उत्पन्न होते हैं: अपूर्ण व्यक्ति और अपूर्ण पर्यावरण। जो व्यक्ति अपूर्ण हो, पूर्ण ना हो, और जो पर्यावरण में जो पूर्णता ना हो, अपूर्ण हो। इतिहास गवाह है कि प्राकृतिक वातावरण के प्रति व्यक्ति की अनुकूलता में वृद्धि उसे लंबा जीवन और एक अच्छा जीवन प्रदान कर सकती है, चाहे आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों अथवा ना हो। ये है पारिस्थितिकी अवधारणा किसकी, स्वास्थ्य की बदलती अवधारणाओं में। जो अगर हम बात करें संक्षेप में स्वास्थ्य की परिवर्तित अवधारणाओं का जो विवरण है वो निम्नलिखित। संक्षेप में स्वास्थ्य की परिवर्तित अवधारणाओं का जो विवरण है वो पहला क्या है, पारिस्थितिकी अवधारणा। ये पारिस्थितिकी अवधारणा की बात थी, स्वास्थ्य से संबंधित, स्वास्थ्य की परिवर्तित, स्वास्थ्य की बदलती अवधारणा। जो दूसरे नंबर की बात करते हैं, अब दूसरे नंबर बात करते हैं मनोसामाजिक अवधारणा। सामाजिक विज्ञान के समकालीन विकास से यह सिद्ध हुआ है कि स्वास्थ्य एवं जैव चिकित्सक प्रक्रिया ही नहीं है, बल्कि यह लोगों को सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक कारकों से भी प्रभावित होता है। स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए इन कारकों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार स्वास्थ्य एक जैविक तथा सामाजिक दोनों ही प्रकार की प्रक्रिया है। मनोसामाजिक अवधारणा में ये सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक ये सारे कारक आएंगे, कारकों से भी प्रभावित होता है, किसमें, मनोसामाजिक अवधारणा में। उसके बाद बात करें पूर्णतावादी अवधारणा। पूर्णतावादी अवधारणा की बात अगर हम करें, पूर्णतावादी अवधारणा ऊपर लिखी समस्त अवधारणाओं का एक संयुक्त रूप है। यह स्वास्थ्य पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय प्रभावों को अधिक महत्व देती है। इसमें पर्यावरण के संदर्भ में सभी प्राणियों के हित हेतु एक आयामीय एवं एकीकृत विधि का वर्णन करती है। प्राचीन काल में भी इस विचार को महत्व दिया गया था कि स्वास्थ्य का आशय एक स्वस्थ परिवार में, स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का होना है।
ये भी क्वेश्चन जो है ये बना हुआ है कि स्वास्थ्य से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का होना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया इस तरह। पूर्णतावाद यह बताता है कि समाज के सभी क्षेत्र स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, विशेष रूप से खेती, पशुपालन क्षेत्र, भोजन, शिक्षा, आवास, लोक कार्य, उद्योग, संचार और अन्य क्षेत्र। लेकिन स्वास्थ्य के विकास और रक्षा पर विशेष बल दिया गया है। ये था हमारा तीसरा पॉइंट, कौन सा? पूर्णतावादी अवधारणा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जैव चिकित्सक अवधारणा। चौथे पॉइंट पे बात करेंगे। स्वास्थ्य की बदलती अवधारणाएं जो हैं, ये जैव चिकित्सक अवधारणा चौथी अवधारणा है। पारंपरिक रूप से स्वास्थ्य को निरोगी होना परिभाषित किया गया है। इस अवधारणा को जैव चिकित्सा अवधारणा कहा गया है, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट कहा गया है। यह अवधारणा रोगी के उद्गम के सिद्धांत पर आधारित थी, जो कि 20वीं शताब्दी के अंत में चिकित्सा क्षेत्र में सर्वाधिक मान्य थी। चिकित्सकों का मानना था कि मानव शरीर का एक मशीन की भांति है। मानव शरीर एक मशीन की भांति है। चिकित्सकों का मानना था कि मानव शरीर एक मशीन की भांति है। ये मानव शरीर एक मशीन की भांति है और रोग उस मशीन के कार्य बंद कर देने का परिणाम होता है। ये देखिए बढ़िया इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। रोग जो मानव का जो शरीर एक मशीन की तरह है और रोग जो है उस मशीन को बंद कर देने के कार्य के परिणाम के बराबर होता है। और चिकित्सक का मुख्य कार्य उस मशीन की मरम्मत करना है। चिकित्सक का कार्य क्या है? उस मशीन की मरम्मत करना। चिकित्सक जो है उसको सुधारता है, मरम्मत करता है, जिससे वह पुनः कार्य करके रोगी को स्वस्थ बनाए। इस प्रकार आयुर्विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य स्वास्थ्य प्रदान करता है। जैव चिकित्सा अवधारणा की आलोचना इस आधार पर की गई है कि इसके स्वास्थ्य के पर्यावरण, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक कारकों की भूमिका को नकारा गया है। मानव की प्रमुख स्वास्थ्य समस्याएं को यह अवधारणा हल करने में सफल नहीं है, जैसे कि कुपोषण, जीर्ण व्याधियाँ, दुर्घटनाएं, नशे की आदत, मानसिक विक्षिप्तता, पर्यावरण में प्रदूषण तथा जनसंख्या में वृद्धि। कुछ ऐसी मानव समस्याएं हैं जो कि चिकित्सा प्रौद्योगिकी द्वारा हल नहीं की जा सकती। सामाजिक विज्ञान एवं चिकित्सा में हुए विकास से यह निष्कर्ष निकलता है कि स्वास्थ्य की जैव चिकित्सा अवधारणा अपूर्ण है। ये था हमारा स्वास्थ्य की बदलती अवधारणा, जिसमें 4 पॉइंट थे। पारिस्थितिकी अवधारणा, मनोसामाजिक अवधारणा, उसके बाद पूर्णतावादी अवधारणा, जैव चिकित्सा अवधारणा। ये 4 अवधारणाएं थी। किसकी थी? स्वास्थ्य की बदलती अवधारणाओं की थी। चलो अब हम बात करते हैं सकारात्मक स्वास्थ्य की बात करते हैं। सकारात्मक स्वास्थ्य, पॉजिटिव हेल्थ। विस्तृत रूप से स्वास्थ्य का असर केवल रोगों की अनुपस्थिति या निदानकारी हर एवं रोकथाम करने वाली सेवाओं का प्रावधान करना है। जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा दी गई परिभाषा में इसे एक शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से स्वस्थ होने की स्थिति बताया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य को मानव तथा उसके वातावरण के मध्य सामंजस्यपूर्ण संतुलन की स्थिति को बताया है। डिवोर्स के अनुसार
पूर्ण सकारात्मक स्वास्थ्य की अवधारणा कभी सत्य नहीं हो सकती। डिवोर्स का कहना है कि पूर्ण सकारात्मक स्वास्थ्य की अवधारणा कभी सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य कभी भी अपनी पर्यावरण से स्वयं को इतना अधिक अनुकूल नहीं बना पाता। जो मानव है वो उस पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को नहीं बना पाता, इनका जो कहना है। ये डिवोर्स के अनुसार है। तो इनका कहना है कि मानव जो है पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को नहीं बना पाएगा कि उसके जीवन में संघर्ष, असफलताएं और कष्ट ना हो। पूर्णता स्वास्थ्य इस प्रकार हमेशा एक मरीज के समान प्रतीत होगा, क्योंकि हमारे जीवन में प्रत्येक वस्तु परिवर्तनीय है। इस परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य को एक अंतर्शक्ति बताया गया है, व्यक्ति की अथवा किसी सामाजिक समूह की क्षमता जो उसे स्वयं को जीवन की परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित कर देती है। सकारात्मक स्वास्थ्य हेतु काम करते हुए एक चिकित्सक, सामुदायिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ दोनों की ही स्थिति एक माली अथवा किसान के समान होती है। ये जो यहाँ पे सकारात्मक स्वास्थ्य हेतु काम करते हुए एक चिकित्सक, सामुदायिक स्वास्थ्य और विशेषज्ञ दोनों की ही स्थिति एक माली अथवा किसान के समान होती है। जैसे माली और किसान खेतों को सींचता है और अपनी फसल को उगाता है, उसी तरह सकारात्मक स्वास्थ्य हेतु काम करते हुए एक चिकित्सक, सामुदायिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ दोनों की ही स्थिति जैसे माली और किसान अपने खेतों को सींचते हैं, वैसे एक डॉक्टर होता है, एक समुदाय के जो स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं, स्वास्थ्य विशेषज्ञ होते हैं, उनका उसी तरह काम होता है स्वास्थ्य के लिए। जिनको कि कीड़े मकोड़े एवं फफूंद का सामना करना पड़ता है, उनका कार्य कभी समाप्त नहीं होता। हाल ही में स्वास्थ्य की एक विस्तृत अवधारणा जन्म ले रही है, वह है जीवन की गुणवत्ता को उन्नत करना। स्वास्थ्य इसी का एक आवश्यक कारक है। वह जीवन की गुणवत्ता को उन्नत करना, स्वास्थ्य इसी का एक आवश्यक कारक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सकारात्मक स्वास्थ्य केवल चिकित्सा पर ही आधारित नहीं है, बल्कि समुदाय में होने वाले दूसरे आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक कार्य भी इसे संचालित करते हैं। ये कहने का मतलब ये है कि सकारात्मक स्वास्थ्य जो है केवल चिकित्सा पर ही आधारित नहीं है, बल्कि समुदाय में होने वाले दूसरे आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक कार्य जो हमारे समाज में सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक सारे कार्य जो हो रहे हैं, ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी हैं। ये भी हमारे स्वास्थ्य को संचालित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। सकारात्मक स्वास्थ्य की स्थिति शरीर के एक मस्तिष्क के पूर्ण रूप से कार्य करने की अवस्था को कहा जाता है। सकारात्मक स्वास्थ्य किसी स्थित शरीर एवं सकारात्मक स्वास्थ्य की स्थिति शरीर एवं मानसिक मस्तिष्क के पूर्ण रूप से कार्य करने की अवस्था को कहा जाता है। यह जैव वैज्ञानिक धारणा है कि वह व्यवस्था जिसमें प्रत्येक कोशिका और प्रत्येक अंग उच्चतम सामर्थ्य के साथ कार्य करता है और शेष शरीर के साथ पूर्ण सामंजस्य बनाए रखता है। मनोवैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति पूर्ण कल्याण प्रभाव अनुभव करता है और अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखता है। सामाजिक अवधारणा के अनुसार वह अवस्था जिसमें व्यक्ति सामाजिक तंत्र में भाग लेने की क्षमता उत्तम होती है। यह विचार कुछ वर्ष पहले दिए गए थे, परंतु आज यह विचार प्रासंगिक नहीं है। सकारात्मक अथवा सुस्वास्थ्य मानव मात्र ही सुखद संपदा है। सकारात्मक अथवा सुस्वास्थ्य मानव मात्र की सुखद क्या है, संपदा है। अतः वह इसे प्राप्त करने हेतु
अतः वह इसे प्राप्त करने हेतु सदा इच्छुक रहता है। निम्न श्रेणी का प्रवीण वर्ग तो यथासंभव प्रकृति के नियमों का पालन करके अपने आप को कुछ सीमा तक स्वस्थ बनाए रख पाता है, परंतु मनुष्य जो प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और जिसे प्रभु ने ज्ञान एवं कर्म इंद्रियों के अनंतर बुद्धि का अनुपम उपहार भी दिया है, स्वास्थ्य सिद्धि हेतु कुछ विशेष उपाय अपनाता है, विज्ञान के आधार पर की गई नवीन खोज के अनुरूप नवीन योग्यताएं बनाता है, विधान बनाता है, नियम उपनियम बनाता है, नए नए साधन तैयार करता है और उसके माध्यम से वांछित स्वास्थ्य उपार्जित करता है तथा उपार्जित स्वास्थ्य की रक्षा भी करता है। लेकिन उसे व्यक्तिगत स्वास्थ्य सिद्धि ही से संतुष्टि नहीं होता, बल्कि अपने स्वजन, समाज, समुदाय और राष्ट्र के स्वास्थ्य का भी हित चिंतन करना होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी निरोग हो तथा सभी सुखी हो के लक्ष्य को पूरा करना होता है। इसी लक्ष्य प्राप्ति में मानव स्वास्थ्य विज्ञान का गहन अध्ययन तथा अन्वेषण करता आया है और उसी के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकाधिक विस्तार भी करता है। व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्वास्थ्य संवर्धन हेतु वेद, उपवेद, आयुर्वेद, मनुस्मृति, दर्शन शास्त्र एवं संबंधित आर्ष ग्रंथों में नियमित दिनचर्या, नैतिक आचार विचार, सदाचार एवं सद्व्यवहार, इंद्रिय निग्रह, ब्रह्मचर्य, योगाभ्यास, शुद्ध तथा पौष्टिक आहार, स्वच्छ वातावरण, रोगोपचार, रोग निवारण आदि विषयों का बहुत ही सुंदर विवेचन किया गया है। इन्हीं के अनुरूप जीवन यापन करते हुए उस समय का मानव 100 वर्ष तक जीवित रहने का सौभाग्य प्राप्त करता था। यजुर्वेद में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि मानव शतम जीवेम शतम सौ, शतम जीवेम शतम सौ। सौ वर्ष तक जिए, लेकिन अदिनः श्याम सरदा शतम, अधीन होकर अर्थात दीनहीन और शारीरिक लाचारी के कारण अन्यों पर आश्रित होकर नहीं, बल्कि पूर्ण स्वस्थ और स्वावलंबी होकर 100 वर्ष तक जिए। स्वावलंबी होने हेतु सभी इंद्रियां सक्षम हैं। अतः वेद मंत्र आगे स्पष्ट करता है कि पश्चिमे शरद संतम श्रेणुयाम श्रद्धा संतम प्रब्रह्मवाम श्रद्धा संतम, अर्थात पूर्ण दृष्टि, श्रवण तथा वाणी शक्ति को प्राप्त हो के देखता हुआ, सुनता हुआ और बोलता हुआ, देखता हुआ, सुनता हुआ और बोलता हुआ 100 वर्षों तक जिए। इस प्रकार सकारात्मक स्वास्थ्य की कामना की जाती थी। अब सुस्वास्थ्य के कुछ तथ्यों पर प्रारंभिक विचार, पॉजिटिव हेल्थ के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सुस्वास्थ्य क्या है, पॉजिटिव हेल्थ क्या है? सुस्वास्थ्य, पॉजिटिव हेल्थ। यहाँ पर बात करेंगे। पश्चात वैज्ञानिकों ने शुरू में स्वास्थ्य विज्ञान को केवल हाइजीन की संज्ञा दी, जिसमें स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्यों को प्रतिपादित किया गया, और अधिकांश में
व्यक्तिगत स्वास्थ्य साधन के विषय पर ही जोर दिया गया। समयांतर में आवश्यकता अनुसार इस विषय को अधिक व्यापकता प्रदान की गई और इसे जन स्वास्थ्य का विषय बनाया गया। तब इसका स्वास्थ्य एवं जन स्वास्थ्य हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ नामकरण किया गया और इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य के कार्यक्रमों को हाथ में लिया गया। इनमें निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए। पहला, पौष्टिक आहार और भोज्य पदार्थों की शुद्धता एवं स्वच्छता, मातृ एवं शिशु कल्याण, ये हाइजीन पब्लिक हेल्थ के ये नामकरण किया गया और इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य के कार्यक्रमों को हाथ में लिया गया। इनमें निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पौष्टिक आहार और भोज्य पदार्थों की शुद्धता एवं स्वच्छता, मातृ एवं शिशु कल्याण, विद्यार्थी वर्ग हेतु स्कूलीय स्वास्थ्य सेवाएं जिनमें स्वास्थ्य निरीक्षण था, रोग या आंगिक दोष का उपचार, व्यावसायिक था, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में स्वास्थ्य संरक्षण और यथासाध्य दुर्घटना निवारण, जीव संख्याकी संग्रह अर्थात जन्म मरण संख्या, जन्म दर, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, विभिन्न रोगों में मृत्यु दर आदि की गणना, स्वास्थ्य संबंधी कानून और उनके अंतर्गत नियम उपनियम बनाना तथा उन्हें लागू करना, रोगों का उपचार, स्वास्थ्य वातावरण का प्रबंधन करना जिसमें व्यक्तिगत स्वच्छता, शहर की सफाई, कूड़ा करकट मलमूत्र तथा गंदे पानी का निकास हुआ उनका यथोचित निस्तारण करना, स्वच्छ हवादार मकानों का निर्माण, समुचित संवातन, वायु प्रदूषण की रोकथाम, स्वच्छ जल व्यवस्था आदि का प्रबंध। 9वें पॉइंट पे संक्रामक रोगों का उपचार तथा प्रतिकारक निवारण। 10वें पॉइंट पे रोग वाहक कीटाणुओं का निराकरण, विसंक्रमण, पिंडक जंतुनाशक, रोगवाहक कीट पतंगों का नाश, संक्रामक रोगों का उपचार तथा प्रतिकारक निवारण, रोग वाहक कीटाणुओं का निराकरण, विसंक्रमण, पीड़क जंतुनाशक, रोगवाहक कीट पतंगों का नाश, निष्क्रियकरण आदि। प्रिवेंटिव तथा सोशल मेडिसिन, ये देखिए यही है जो वहाँ पर ऑप्शन बना हुआ, यही है। प्रिवेंटिव तथा सोशल मेडिसिन के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं का सार्वजनिक क्षेत्र में और अधिक विस्तार हुआ और इस विषय को कॉम्प्रिहेंसिव मेडिसिन का स्वरूप दिया गया जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं के चतुर्मुखी विकास हेतु व्यापक एवं विस्तीर्ण कार्यक्रमों का समावेश किया गया, जिनमें पूर्व में प्रदर्शित किए गए कार्यक्रमों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यक्रमों को प्रधानता दी गई है। मादक वस्तु, शराब, भांग, गांजा, अफीम, मोर्फिया, हीरोइन, LSD, बारबिट्यूरेट्स आदि के व्यसनी व्यक्तियों का व्यवसान छुड़ाना तथा उनका यथेष्ट पुनर्वासन करना। वायु दूसरे नंबर पे, ये देखो यहाँ पे जो ये मादक पदार्थ है, शराब, भांग, गांजा, अफीम, यहाँ पे से भी क्वेश्चन निद्राकारी विष है तो ऑप्शन में अफीम माना गया, तो वो भी इस बुक में है, इसी बुक से पूछा गया था। अफीम क्या है? निद्राकारी विष है, इसी बुक का है, वो भी इसी बुक से पूछा गया था, वो भी क्वेश्चन बना हुआ था। तो जब हम पढ़ेंगे देखेंगे हम। ये दूसरे नंबर पे यहाँ बात, ये तो पहली बात होगी। दूसरे नंबर पे वायु प्रदूषण और रेडियोधर्मी कुप्रभावों का
यथासंभव निराकरण। तीसरा, कॉम्प्रिहेंसिव चिकित्सा पद्धति का चिकित्सकों को सम्यक प्रशिक्षण। चौथे नंबर पे जनमानस को समुचित स्वास्थ्य शिक्षा, अन्वेषण और खोज कार्य, सामाजिक सुस्थापन। सातवें नंबर पर सभी अनिवार्य रोगों का, चाहे वह संक्रामक हो अथवा असंक्रामक, उचित निदान, उपचार एवं निवारण का उन्मूलन। अब बात करेंगे यहाँ से 8वां पॉइंट, संक्रामक रोगों के रोगियों का समुचित इलाज, अर्थात रोगी को पूर्ण रोग मुक्त, कीटाणु रहित करना, ताकि वह रोग का आगार न बना रहे। अन्यों में रोग फैला न पाए। रोग का आगार मतलब रोग का लक्षण या रोग का प्रदर्शन ना हो, जिससे वो अन्य लोगों में रोग ना फैला पाएँ। यहाँ पे यही बात है, अन्य में रोग ना फैला पाएँ। जैसे मलेरिया का रोगी तात्कालिक इलाज से ठीक हो तो गया, पर उसमें विद्यमान मलेरिया जीवाणु के गेमिटोसाइड अंशों का नाश नहीं हो पाया, जिससे मच्छर काटने पर यह अंश उसके पेट में पहुंच जाता है, फिर से संक्रमणीय अवस्था में पनप जाते हैं और उसके अन्य स्वस्थ व्यक्तियों के काटने पर उनमें रोग फैला देता है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो मानव होते हैं ये, यहाँ से अगर हम बात करें, रोगी तत्कालीन इलाज से ठीक हो तो गया, पर उसमें विद्यमान मलेरिया जीवाणुओं के गेमिटोसाइड्स अंशों का नाश नहीं हो पाता, जिससे मच्छर काटने पर यह अंश उसके पेट में, जो मानव होता है वो तो समस्या तो दूर हो जाती है उसकी, पर उसके अंदर जो उसके बैक्टीरिया रहते हैं, संक्रमण रहते हैं, वो संक्रमण उसके रहते हैं और गेमिटोसाइड्स के अंशों का नाश नहीं हो पाता। जैसे अगर हम बात कर लें, उनके अंडाणु का नाश नहीं हो पाता है, तो वहीं पे क्या होता है कि अगर मच्छर उस व्यक्ति को दोबारा उससे काट लिया और जब मच्छर काटा तो मच्छर के पेट में क्या चले गए, उस मच्छर के पेट में पहुंच गया वो संक्रमण फिर से मच्छर के पेट में पहुंच गया। संक्रमणीय अवस्था में फिर वो जाके किसी स्वस्थ मानव को काट लेगा। जब वो किसी स्वस्थ मानव को काट लेगा तब वही संक्रमणीय अवस्था में फिर से वो संक्रमण पनप जाते हैं। इसके अन्य स्वास्थ्य, वो मानव उसके मच्छर शरीर में पनप जाते हैं, उसके बाद वो अन्य स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो वही जो है व्यक्ति, वो भी व्यक्ति प्रभावित होता है, तो उनमें रोग फैला ही देते हैं, काटने पर उनमें रोग फैला देते हैं। 9वें पॉइंट पे परिवार नियोजन एवं परिवार कल्याण। 10वें पे कुपोषण और अल्प पोषण के परिणाम स्वरूप पैदा होने वाले अभाव रोगों का निराकरण एवं अन्य समस्याओं का समाधान। ये 10 पॉइंट हम देख लिए। 11वें पे दंत स्वास्थ्य सेवा। 12वें पे उन रोगों का भी सम्यक निदान, उपचार, निराकरण अथवा यथासंभव नियंत्रण करना है, जो सामाजिक शक्ति का ह्रास करते हैं और जिन पर अब तक अधिक ध्यान नहीं दिया गया है, जैसे मानसिक रोग या विकार, हृदय रोग, रक्तचाप अधिक अथवा न्यून, मधुमेह, कैंसर आदि। ये इतने सब ये 12वां पॉइंट है। उसके बाद हम 13 नंबर के पॉइंट की अगर बात करें, रोग या दुर्घटना के फलस्वरूप उत्पन्न हुई विकलांग स्थिति का उपचार तथा विकलांगों का यथेष्ट पुनर्वास। सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन में रोगी के केवल तात्कालिक इलाज कर लेने मात्र का उद्देश्य नहीं रखा गया है, बल्कि रोगी का पारिवारिक तथा सामाजिक समस्याओं का समाधान करने और रोगों की पुनः स्थायी स्थापन करने का उद्देश्य रखा गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति में स्पष्ट है कि चिकित्सकों और सहायक कर्मचारियों को कॉम्प्रिहेंसिव चिकित्सा पद्धति से
पूर्ण प्रशिक्षित करना होता है, जिसके लिए समुचित प्रबंध किए गए हैं। इन सभी आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने स्वास्थ्य की जो नवीनतम परिभाषा निर्धारित की है वह है केवल बीमारी, व्याधि या दुर्बलता से ही छुटकारा नहीं है, वरन पूर्ण शारीरिक और मानसिक क्षमता का विकास और सामाजिक सुस्थापन ही सुस्वास्थ्य है। इस परिभाषा में हमारी सभ्यता एवं संस्कृति के अनुरूप सत्याचरण, धर्मचरण और नैतिक आचरण से आत्मिक उत्थान तथा कल्याण का समावेश नहीं है, जिसे भी कर लेना उचित ही होगा। अतः स्वास्थ्य की इस परिभाषा को हम इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं कि रोग, व्याधि या दुर्बलता से